जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो आइए हम पढ़ने वाले हैं आज अपनी ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, जो कि हम क्लास 6 की पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 दिया गया है, जिसमें हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से। तो यहाँ दिया है कि जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। तो बिल्कुल हमने पढ़ा था, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर ये सब मौजूद है, तभी तो हम सब जीवित रह पाते हैं पृथ्वी पर। तो पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। तो मेन कितने घटक हैं? 3, और तीनों आपस में क्या है? 3 घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो जिस पर हम रहते हैं ठोस भाग पर पृथ्वी के, उसे भूमंडल कहा जाता है। और गैस की परतें जो चारों ओर पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसको वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ पर जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी अन्य गैसें पाई जाती हैं। और पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। और जलमंडल में भी जल की सभी अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि बर्फ, जल या जलवाष्प सम्मिलित है। तो ये बर्फ भी किसका रूप है? जल का। तो यहाँ पर हमने देखा 3 महत्वपूर्ण घटक, एक तो भूमंडल, फिर वायुमंडल और हमारा एक तीसरा जलमंडल। तो भूमंडल जिस पर हम रहते हैं ठोस भाग हो गया, और जो वायु क्या है? वायुमंडल जिसमें जो गैसें हैं वो चारों तरफ से पृथ्वी को घेरे रखती हैं, तो वो क्या है? वायुमंडल है। और जो बहुत बड़े भाग पे आप देखते हैं जल पाया जाता है, वो चाहे बर्फ़ के रूप में हो या फिर वो जल के रूप में हो या फिर वाष्प के रूप में, तो ये क्या कहलाता है? जलमंडल कहलाता है। इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखते हैं कि शब्दों की उत्पत्ति किस तरह से हुई। ग्रीक भाषा में यहाँ पर देखो, लिथास का अर्थ होता है पत्थर, और एटमास का अर्थ होता है वाष्प, और ह्यूडर का अर्थ होता है जल। तो बायोस का अर्थ क्या होता है? हमारे लैंग्वेज में जीवन होता है। अब यहाँ पर देखिए, जलमंडल देख लिया हमने। तो जीवमंडल एक जो है वो सीमित क्षेत्र होता है जहाँ पर स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो जीवमंडल क्या होगा? जो इन 3 घटक हमने अभी पढ़े मेन, तो इन तीनों घटकों को मिलाकर जो एक सीमित क्षेत्र बनेगा उसको कहा जाता है जीवमंडल। अब एक एक करके पढ़ते हैं कि भूमंडल क्या है, पहले इसके बारे में हम समझते हैं। भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों, मतलब ये जो भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो जो स्थल वाला भाग है उसे महाद्वीप, और जो जल वाला भाग है उसको महासागर के नाम से जानते हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हम चित्र में देखेंगे। तो सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। तो स्थल की ऊंचाई जो हम मापते हैं वो समुद्र के तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। तो समुद्र के जल को क्या मानते हैं? हम शून्य मानते हैं, तल को, समुद्र के तल को, और फिर उसकी शून्य मानकर आगे उसको हम नापते हैं, उसकी ऊंचाई को। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है पूरा का पूरा, यहाँ पर ये मैप दिखाया गया है वर्ल्ड का। और इस वर्ल्ड के मैप में आपको दिखाया गया है कि कौन कौन से महाद्वीप और कौन कौन सा महासागर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको उत्तरी अमेरिका दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये आपको एशिया, ये आपको यूरोप, ये अफ्रीका, ये दक्षिण अमेरिका, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो यहाँ पर दिखाए गए हैं ये सारे के सारे द्वीपों के नाम है। और यहाँ पर ये आपको अंटार्कटिका द्वीप भी दिख रहा होगा वाइट वाइट, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है तो इसलिए वाइट दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सारे कलरफुल आपको दिख रहे हैं अलग अलग, ये सारे स्थान यानी कि महाद्वीप हैं। जैसे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया, एशिया महाद्वीप, ये तो हमारे हो गए महाद्वीप। अब महासागर क्या है? देखिए यहाँ पे से, ये अटलांटिक महासागर हुआ, ये प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर, ये दक्षिणी महासागर, यहाँ पर आर्कटिक महासागर, और ये भी इधर प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिखाया गया है ये है हमारा महासागर और महाद्वीप दिखाए गए हैं आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आप फिर।
अब देखते हैं विश्व का सबसे ऊंचा जो माउंट एवरेस्ट है शिखर। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ये समुद्र के तल से 8,848 या 8,848 मीटर ऊंचा है और ये विश्व का सबसे गहरा भाग जो है वो प्रशांत महासागर का है। और प्रशांत महासागर में जो पड़ती है हमारी मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त, हम इसको बोलते हैं। ट्रेंच को हिंदी में गर्त कहते हैं। तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा जो भाग है मैरियाना गर्त, ये विश्व का सबसे गहरा भाग है और इसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई जो है वो पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? तो देख सकते हैं आप कि कितनी ज़्यादा गहरी है। अब देखिए, क्या आप जानते हैं, एक फैक्ट यहाँ दिया है कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा। ठीक है। और जापान की जो जुंको ताबेई हैं, तो जापान की जुंको ताबेई ये विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और बछेंद्री पाल जो हैं ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। तो ये हमने कुछ फैक्ट देख लिए जो आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं महाद्वीपों की। तो हमारी इस पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं आपको पता होना चाहिए, कितने हैं भाई? 7 महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल के द्वारा एक दूसरे से अलग है। महाद्वीपों को अलग कौन करता है? तो जल अलग करता है। और ऐसा नहीं कि एक गिलास जल अलग कर देगा, एक बहुत बड़े जल की राशि महाद्वीपों को अलग करती है। ये महाद्वीप कौन कौन से हैं? आप देखते हैं 7। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, जो कि हमने अभी चित्र में देखे थे। तो यहाँ पर स्थल का बहुत बड़ा भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। भाई अभी जो मैप देखा था उसमें ध्यान से देखेंगे तो इसका जो मोस्टली पार्ट है जो महाद्वीप वाला है, जैसे कि यहाँ पर ये हमने देखा ये महाद्वीप, ये हमने पूरा मान लिया कि ये पूरी पृथ्वी है हमारी। तो जो महाद्वीप है वो पूरे के पूरे ज़्यादातर जो पाए जाते हैं उनका उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है। महाद्वीप की मतलब महाद्वीप का जो पार्ट है लैंड वाला, ये यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखाई देगा उत्तरी गोलार्ध में इंस्टेड ऑफ साउथ ग्लोब। आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व का आपसे पूछा जाएगा अगर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है, यानी कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना है? ये 1/3 भाग में फैला है। यह है महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है और एशिया के पश्चिम में है यूराल पर्वत। तो एशिया के पश्चिम में क्या पड़ता है? यूराल पर्वत, जो कि इसे यूरोप से अलग करता है। तो एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? यूराल पर्वत। यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से यूरेशिया यानी कि यूरोप प्लस एशिया भी कहा जाता है और ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा भी जाता है। अब बात करेंगे यूरोप की। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है और ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है और ये 3 तरफ से जल से घिरा है। और जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। लेकिन जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहा जाता है। जो 3 तरफ से, मान लिया यहाँ भी जल है, इसके नीचे इधर भी, तो 3 तरफ से जो जल से घिरा होता है उसको हम कहते हैं प्रायद्वीप। अब यहाँ पर क्योंकि ये खुद ही यूरोप एक क्या है? महाद्वीप है, तो इसलिए इसको यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसको कहते हैं? यूरोप को। ये भी याद रखिएगा। अब बात करेंगे अफ्रीका की। अफ्रीका ये एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत यानी कि 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप इसमें देखेंगे कि ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों ही होकर गुजरती है। क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि विश्व का वो कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों होकर गुजरती हैं? तो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। आप अगर चित्र में देखेंगे तो आपको ये चीज़ें साफ साफ नज़र आएंगी। तो विश्व की सबसे लंबी जो नदी है जिसका नाम है नील नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी ये भी अफ्रीका से होकर गुजरती है और इससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा इसके अलग अलग भाग से होकर गुजरती है। आप चित्र में देख भी सकते हैं कहाँ कहाँ से होकर ये गुजरती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट उत्तर अमेरिका महाद्वीप की। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये दक्षिण अमेरिका से एक संकरे से
स्थल से जुड़ा होता है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। क्योंकि जब स्थल स्थल से जुड़ा होता है, जब दो बड़ी भूमि यानी कि दो बड़े, जो यहाँ पे मान लिया ये हमारा हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया हमारा दक्षिणी अमेरिका। अभी यहाँ पर जो जुड़े हैं ये बहुत छोटे से भूमि के पार्ट से जुड़े हैं। तो जब दो बड़े महाद्वीप एक भूमि के छोटे से पार्ट से जुड़े होते हैं तो इसे कहते हैं स्थल संधि। ठीक है, तो स्थल संधि कहा जाता है। और यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो इस पर देख के बिल्कुल बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये उत्तर अमेरिका हुआ, ये दक्षिण अमेरिका, और यहाँ पर दोनों स्थल से जोड़ रही है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? स्थल संधि। तो स्थल संधि जो होती है वो स्थल संधि स्थल का एक संकरा यानी कि पतला सा भाग होता है, जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो यहाँ पर ये दो बड़े भाग इस छोटे से संकरे से रास्ते से जुड़े हैं स्थल से, इसलिए इसको स्थल संधि कहा जाएगा। और जल संधि क्या होता है? तो जल संधि पानी का संकरा भाग होता है, जो दो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्र और महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये बंगाल की खाड़ी आ गई इधर, और इधर क्या है? ये अरब सागर है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी जल राशि श्रीलंका और भारत को जोड़ने का काम कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी? ये जल संधि कहलाएगी। ठीक है, अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व और पश्चिम में कौन से दो महासागर हैं? तो ये देखिए, इसके पूर्व में इधर पड़ता है अटलांटिक महासागर, और इसके पश्चिम में इधर पड़ता है हमारा प्रशांत महासागर। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी, जिसका नाम है अमेजन नदी, वो बहती है। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह चारों तरफ से महासागर और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका, अब बात करेंगे लास्ट अंटार्कटिका की। तो अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा द्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। तो ये पूछ भी लिया जाता है आपसे कि दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित है, तो वो अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, इसलिए यह हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। इसकी जो हमेशा जो मोटी बर्फ़ की परतों से ये ढका रहता है। और यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव यहाँ पर निवास नहीं, यानी कि यहाँ पर मनुष्य नहीं रहते हैं स्थायी रूप से। बहुत से देशों के यहाँ पर शोध केंद्र स्थित हैं, और भारत के भी शोध केंद्र संस्थान यहाँ पर हैं, मैत्री और भारती। तो मैत्री और भारती भारत के 2 शोध केंद्र जो हैं यहाँ पर कार्यरत है प्रेजेंट में। अब देखते हैं जलमंडल क्या है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का जो 71% भाग है वो जल, और 29% जो भाग है वो स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर और नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प, ये सभी सम्मिलित हैं। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है। जितना भी हमारी पृथ्वी पर जल पाया जाता है, उसका 97% जो भाग है वो महासागरों में पाया जाता है। और ये इतना अधिक खारा होता है कि इसको कोई भी इंसान क्या नहीं कर सकते। ये इतना खारा होता है कि हम इसको अपने मानव उपयोग में नहीं इसको लाया जा सकता। और शेष जल का बहुत बड़ा भाग जो है वो बर्फ़ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग लवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आ सकता है। यही कारण है कि जो नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी को महसूस करते हैं, उसका कारण यही कि बहुत सारा जो जल है हमारे पास वो लवणीय जल है, अलवणीय जल हमारे पास सीमित ही है। तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है अलग अलग महाद्वीपों की। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दिखाया गया है आपको यहाँ पर। उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये यूरोप हुआ, एशिया, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर हमारा अंटार्कटिका। तो ये विश्व के 7 महाद्वीप आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब बात करेंगे महासागर की। महासागर क्या होते हैं? तो महासागर ये जल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और महासागरीय जल जो है वो हमेशा गतिशील रहता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या महासागर का जल शांत होता है? तो नहीं, महासागरीय जल जो है ये हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, ये महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियाँ होती हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर होते हैं। तो यहाँ पर बड़े से छोटे के क्रम में आपको दिखाए गए हैं। तो सबसे बड़ा जो होता है हमारा प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, इसके बाद हिंद महासागर, इसके बाद दक्षिणी महासागर, और सबसे छोटा हमारा होता है आर्कटिक महासागर। अब बात करेंगे प्रशांत महासागर की।
प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना ग्रत प्रशांत महासागर में ही स्थित है, जो कि अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि प्रशांत महासागर की जो शेप है वो किस आकार में है। तो ये इसकी जो शेप है, इसका जो आकार है वो वृत्ताकार है। किसका? प्रशांत महासागर का। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। जब आप चित्र को देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन द्वीपों की स्थिति का पता भी आप लगा सकते हैं इजीली। अब प्रशांत महासागर के बाद देखेंगे दूसरा महासागर कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा। तो दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे बिजी महासागर है, अटलांटिक महासागर। अब बात करते हैं हम हिंद महासागर की। तो हिंद महासागर ही एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी कि भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। तो इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है लगभग। और इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में क्या पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो इतनी बातें समझ में आ रही। अब बात करेंगे हम दक्षिणी महासागर की। दक्षिणी महासागर ये अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर स्थित है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। और सबसे लास्ट सबसे छोटा हमारा बचता है आर्कटिक महासागर। ये उत्तर ध्रुव में स्थित है सबसे पहली बात। और यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। आर्कटिक महासागर। अब यहाँ पर आपको वायुमंडल की विभिन्न परतें दिखाई गई हैं। तो हमारा जो वायुमंडल है उसकी परतें दिखाई गई हैं। अच्छा, पहले ही जान लेते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल जो वायु की पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। तो वायु की जो पतली परत है वो इस ग्रह का महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। यह हमें ऐसे वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। तो वायुमंडल में देखिए यहाँ पर कौन कौन से इसके अलग अलग दिखाए गए हैं मंडल। तो सबसे पहला हमारा पड़ता है शोभ मंडल, फिर इसके बाद समताप मंडल, फिर इसके बाद मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और सबसे लास्ट हमारा होता है बहिर्मंडल। तो देखिए जो शोभ मंडल है इसके अंदर जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएं हैं वो सारे शोभ मंडल के अंदर ही होती हैं। समताप मंडल की बात करें तो यहाँ पर हम हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। हवाई जहाज जो उड़ाए जाते हैं वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा मध्य मंडल जिसमें उल्कापिंड वगैरह आकर जल जाते हैं। फिर आयन मंडल, यहाँ से हम अपनी जो जितने भी हम यहाँ से अपने संचार की चीज़ें जो चलती हैं हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह वो यहाँ पर आती हैं। और वायुमंडल में हम यहाँ पर अपने कृत्रिम उपग्रह वगैरह छोड़ते हैं। समझ में आई इतनी चीज़ें। अब देखिए और पढ़ते हैं इसके बारे में। तो वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो लगभग कितना फैला हुआ है वायुमंडल हमारा? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। ये 5 परतें जो हमने अभी पढ़ी हैं तो किसके आधार पर? उसके घटकों, तापमान के आधार पर। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए पृथ्वी की सतह से हम शुरू करते हुए शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। ये अब हमने अभी देखा। अब देखते हैं वायुमंडल जो है ये मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है। तो वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन सी दो गैसें पाई जाती हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग होता है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी अन्य गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, आर्गन इत्यादि की मात्रा जो है वो 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए ज़रूरी है जबकि नाइट्रोजन सभी प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है।
जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। तो जिस तरह से हमें CO2, जिस तरह से हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह से पौधों को ज़रूरत होती है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। अब देखिए, ऊंचाई के साथ जब ऊंचाई बढ़ती है तो ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में क्या आ जाती है? भिन्नता आती है। और यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर जो होता है घनत्व समुद्री तल पर सबसे ज़्यादा होता है, तथा जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो तेज़ी के साथ क्या होता है? ये घटता जाता है। क्या आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है? तो वो किस लिए होती है? क्योंकि ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडरों को लेके जाना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं तो ऑक्सीजन क्या होने लगती है? कम होने लगती है। तो जैसे जैसे तो इसलिए वो सिलेंडर लेके जाते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, अब देखिए यहाँ पर आपको पूरा दिखाएगा, ये जल में, ये यहाँ पर ये जल है तो ये क्या हो गया? पूरा जलमंडल बना रहा है यहाँ पर। ये पूरा वायुमंडल हुआ हमारा, और ये क्या हुआ हमारा? स्थल मंडल। जो स्थल वाली चीज़ें वो स्थल मंडल, और जो ऊपर वायु दिखाई दे रही है वायुमंडल, और जो यहाँ पर नीचे जल है ये जलमंडल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी घटता जाता है और वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो वायु उच्च दाब से किधर बहेगी? निम्न दाब की ओर बहती है। और गतिशील वायु को क्या कहा जाता है? पवन। आपसे पूछा जाता है कि पवन किसे कहते हैं? तो गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अब बात करेंगे जीवमंडल की। तो जीवमंडल हमने स्टार्टिंग में देखा था कि तीनों मंडलों को मिलाकर क्या बनता है? हमारा जीवमंडल बनता है। तो यहाँ पर दिया है जीवमंडल स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग होता है जहाँ पर जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। तो जितने भी मनुष्य सहित जितने भी प्राणी हैं जो जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से क्या होते हैं? वो जुड़े हुए होते हैं। जीवमंडल के जो प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया जाता है। तो जीवमंडल के प्राणी को हम दो भागों में बांटते हैं, जंतु जगत में और पादप जगत में। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे कि लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव क्या होगा? तेजी से होने लगता है। और इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया, और झीलों नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल जो मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी क्या करता है? फिर नुकसान पहुंचाता है। तो एक चीज़ दूसरी चीज़ को प्रभावित करती है, यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है और इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है। चलिए, तो आपको अब ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको खुद ही लगाने हैं, इनके आंसर बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए हम ये देख लेते हैं, थोड़े से मैचिंग यहाँ पर हम कर देते हैं। तो देखिए, कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो हमने पढ़ा यूरोप और एशिया को अलग करता है यूराल पर्वत। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़े हैं? तो दोनों स्थल के द्वारा जुड़े हैं, स्थल संधि के द्वारा। संकरी जो स्थल है वो उसको जोड़ता है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो नाइट्रोजन का। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टान का बना है? तो हमारा थलमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप आप बताएंगे? एशिया महाद्वीप। तो आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।